जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजय चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार पर। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही आने वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको है जो इससे लगातार मिलता रहेगा। तो साथियों, आज सभी है जो मैं आप सबके लिए है जो एक कंप्लीट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। इंडियन नेवी एमआर के लिए है जो एक कंप्लीट प्रैक्टिस है वो लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको है जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो भारत का सबसे जो बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है, उड़ीसा में है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। तो बहुत ही मोटिवेशन वाला है जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, और ये किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा है जो स्लोगन है ये दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? वेन वर द बिग कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइजेशन? जो बड़े राष्ट्रीयकरण है, जो बड़े वाणिज्यिक बैंक है, जो बड़े कॉमर्शियल बैंक है, इनका है जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बड़े बैंकों का जो बड़े वाणिज्यिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण है वो 1969 के अंदर है जो इनका राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। तो 1969 के अंदर है जो इनका राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था, जो आपके सी ऑप्शन के अंदर है जो इसका सही आंसर है वो देर का है। आगे बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन क्या देर का है। संसद के सदस्यों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? हु डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू मेरिट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता संबंधी जो मामला होगा या फिर जो विवाद होता है उसका फैसला कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट करता है, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करता है, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श करते हैं? तो संसद के जितने भी मामले होते हैं, चाहे वो योग्यता संबंधी हो या फिर अदर जो भी मामले होते हैं, लगभग है जो या तो हाई कोर्ट के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो आप उच्चतम न्यायालय इसके अंदर टिक करोगे, जो आपका आंसर है जो गलत हो जाएगा। या फिर आप चुनाव आयोग करेंगे, इनकी चुनाव होता है तो चुनाव आयोग के द्वारा इसका मामला सुलझाया जाएगा, तो चुनाव आयोग भी इसका आंसर गलत होगा। अगर आप प्रधानमंत्री करते हैं तो प्रधानमंत्री भी आपका इसका गलत आंसर है जो हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन बच गया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो चुनाव आयोग के जो सदस्य है वो परामर्श करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा और उस गठित के अंदर जो सदस्य होते हैं वो इसका जो सुलझा रहा है, जो इसका समझौता है वो करवाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखो, किस महासागर में डायनेमाइट खाई स्थित है? इन विच ओशियन इज द डायमेंडाइन मोड लोकेटेड? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी एमआर के लिए। डायनेमाइट खाई है, जो डायनेमाइट खाई है ये किस महासागर में है? प्रशांत में है, हिंद महासागर में है, अरब महासागर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डायमेंटाइन है जो खाई है वो किस महासागर में है? हिंद महासागर के अंदर है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन है वो किसने किया था? हु एडिटेड कॉमनवेल्थ मैगजीन? कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी इसका संपादन है वो किसने किया था? एनी बेसेंट ने है जो इसका संपादन है वो किया था। किसका संपादन किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन है वो एनी बेसेंट ने किया था। तो सी ऑप्शन एनी बेसेंट आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बांग्लादेश वाज फॉर्मड इन 1971 आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम विच कंट्री? तो किस देश से अलग होकर है जो 1971 के अंदर है जो बांग्लादेश का निर्माण किया गया था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण है वो किया गया था। किन किन भागों के अंदर? एक तो ढाका वाला एरिया उसको अलग कर दिया गया,
और एक कोलकाता वाला है जो उसको भी अलग है जो कल है जो अलग है वो कर दिया गया था। ठीक है, तो इन दोनों को है जो भागों को अलग अलग है वो कर दिया गया था। पाकिस्तान से है जो बांग्लादेश का निर्माण है जो 1971 के अंदर है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्या देखा है आप सभी के लिए है जो टारगेट इंडियन नेवी रविंद्र सर के द्वारा है जो 599 स्टूडेंट्स के लिए क्या है एक कोर्स लाया गया है, और उस कोर्स को अभी तक आपने जो परचेज नहीं किया है तो आप इसको है जो परचेज कर सकते हैं। इंडियन रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप पर है जो ये कोर्स है जो लॉन्च किया गया है, और ऐप का लिंक आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और सीमित सीटें अभी इसके अंदर है जो बची हुई है, 599 सीटें इसके अंदर है। लगभग 300 प्लस लोगों ने है जो इस कोर्स को है वो परचेज कर लिया है, और लगभग 250 प्लस 250 से ज़्यादा कुछ सीटें हैं जो अभी बची हुई है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स को है जो परचेज है वो कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड मॉर्निंग ऑफ बिहार? तो किस नदी को है जो बिहार का है वो शोक कहा जाता है? बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, कोसी नदी आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को है जो लूटकर अपने साथ है जो ले गया था? तो उस विदेशी आक्रमणकारी यानी विदेशी व्यक्ति को आपको बताना है, उस विदेशी व्यक्ति का नाम बताना है जो भारत से 2 चीजें लूट कर ले गया था। एक तो लेकर ले गया था कोहिनूर हीरा, और दूसरा लेकर कौन सा लेकर गया था? मयूर सिंहासन। तो वो शासक कौन था? वो शासक था, उसका नाम क्या था? उस लुटेरे आक्रमणकारी उस राजा का नाम क्या था? नादिर शाह। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नादिर शाह आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार से प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को कब सम्मानित किया गया? अब देखो, नोबेल पुरस्कार से अगर सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इसने पूछा है कि उन्हें सम्मानित कब किया गया था। इसने सन पूछा है कि उनको है जो किस सन के अंदर है जो उनको सम्मानित है वो किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1913 के अंदर उनको सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन 1913 के अंदर है जो उनको सम्मानित है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो क्या देर का है? अगला क्वेश्चन है वो क्या देर का है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सेफोरम? यानी कि जो केसर होती है, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किस राज्य में है वो किया जाता है? तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका है जो जम्मू कश्मीर इसका है जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन है जो किसके द्वारा है वो किया गया था? बंगाल वाज प्रेटिनाइड बाय। तो बंगाल विभाजन है जो किसके द्वारा है वो किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो जो बंगाल विभाजन था उस समय कौन था? लॉर्ड गवर्नर कौन था, या फिर किसके द्वारा है जो बंगाल का विभाजन है वो किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा है जो इसका विभाजन है वो किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखो, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? फ्रॉम विच स्टेट इज द कुचिपुड़ी डांस स्टाइल एसोसिएटेड? तो कुचिपुड़ी जो एक क्या है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और कुचिपुड़ी का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध है वो किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो आंध्र प्रदेश यानी कि एपी आपका इसका सही आंसर है, जो आंध्र प्रदेश आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। आर्टिकल रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपको अनुच्छेद बताना है। तो जो 81वां अनुच्छेद है, बी ऑप्शन देखो 81 यानी कि 81 नंबर का जो अनुच्छेद है
उसका संबंध स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? आपके सामने 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि गुजरात का जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? तो गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? दयानंद बांदोडकर। तो अब देखो, दयानंद बांदोडकर थे, ये गोवा के मुख्यमंत्री बने थे सबसे पहले। अगर पूछ रहे कि गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखो, बिहार के कौन बने थे? तो बिहार के बने थे श्री कृष्ण सिन्हा, ये बने थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अब आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और जो डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता थे, तो ये बने थे आपके गुजरात के। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अब देखो, बच गए गोपीनाथ बारदलोई। जो गोपीनाथ बारदलोई है, ये बने थे असम के। किसके बने थे? ये बने थे असम के। ठीक है, ये देखो, दयानंद बांदोडकर बने थे गोवा के। श्री कृष्ण मिशन जो श्री कृष्ण सिन्हा बने थे, ये किसके बने थे? बिहार के। गोपीनाथ बारदलोई बने थे असम के। और डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता, ये गुजरात के बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट बॉर्डर्ड बाई नेपाल? किस राज्य की सीमा है वो नेपाल से है वो टच नहीं करती है। तो किस राज्य की सीमा है वो नेपाल से है वो टच नहीं करती है? राजस्थान की नहीं करती है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। बिहार, यूपी और सिक्किम तीनों की सीमा है वो टच करती है। टच करती है तो यस आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन राजस्थान की नहीं करती तो आप इसको नो बोल दो। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 14वां आईसीसी पुरुष विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित होगा? वेयर विल द 1/4 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2027 वी हेल्ड? 14वां आईसीसी पुरुष विश्व कप है जो 2027 के अंदर आयोजित होगा, वो किस देश के अंदर है जो आयोजित करवाया जाएगा, ये आपको बताना है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन या फिर पाकिस्तान? तो किस देश के अंदर है जो आयोजित करवाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो सही करेक्ट आंसर आपका है जो क्या इसका है जो आंसर है वो हो जाएगा। ये आपका है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है जो आयोजित करवाया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन संविधान के प्रमुख सदस्यों में से एक नहीं है? संविधान के प्रमुख सदस्यों के कुछ नाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन है जो प्रमुख सदस्यों की लिस्ट है उसमें से एक नहीं है। Which of the following is not one of the principal member of the Constitution Assembly? के.एम. मुंशी, के.टी. सिंह, के.टी. शाह, अंबेडकर और लाला लाजपत राय। तो ये तो शामिल थे, ये भी शामिल थे, और इनके बिना तो कुछ हुआ भी नहीं। तो तीनों तो शामिल थे, तीनों तो भाई शामिल थे। एक बंदा बच गया, लाला लाजपत राय। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये उसके अंदर शामिल नहीं थे। आपको बताना है नहीं थे, नहीं वाला यहाँ पर पूछा इसने, नहीं, नोट वन ऑफ नहीं। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड? तो विश्व में पहला गणतंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? मगध में, अंग में, वज्जी में या फिर काशी के अंदर? तो विश्व के अंदर पहला गणतंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका वज्जी के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। वज्जी के अंदर है जो पहला गणतंत्र है वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेट? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो किस राज्य के अंदर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो है कहाँ पर है? बिहार के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिहार आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगर साथी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको है जो इंडियन रोजगार का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको है जो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
और इसका लिंक आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हिडकल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिडकल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो हिडकल जो परियोजना है इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है कर्नाटक से। तो बी ऑप्शन कर्नाटक आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। कर्नाटक का संबंध है जो हिडकल परियोजना है इसका संबंध है जो कर्नाटक राज्य से है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है वो क्या देर का है? बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? फ्रॉम विच स्टेट इज द बोनालू फेस्टिवल रिलेटेड? तो बोनालू जो उत्सव है इसका संबंध है भाई वो तेलंगाना से है। किससे है? तेलंगाना से है जो इसका संबंध है, तेलंगाना से है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सोमनाथ का मंदिर है जो उस पर आक्रमण है वो कब किया गया था? वेन वाज सोमनाथ टेम्पल अटैक्ड? सोमनाथ मंदिर पर है जो आक्रमण है वो कब किया गया था? 1023 ईसा में, 1024 ईसा पूर्व में, 1025 ईस्वी में, 1026 ईस्वी के अंदर। तो सोमनाथ का जो मंदिर है इस पर आक्रमण किया गया था, सी ऑप्शन 1025 ईस्वी के अंदर है जो इस पर आक्रमण है वो किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले जिन साथियों ने 24 नंबर क्वेश्चन तक पूरा वीडियो देखा है वो इसका पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? गूगल करो, कुछ भी करो, कमेंट करो, यूनिसेफ का पूरा नाम कमेंट करो कि ये इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको मैं बता दूंगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज माउंट एवरेस्ट डे सेलिब्रेट? माउंट एवरेस्ट डे है जो कब मनाया जाता है? 29 मई को। कब मनाया जाता है? 29 मई को। तो ए ऑप्शन 29 मई आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 29 मई को है जो माउंट एवरेस्ट डे के रूप में है जो इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो साथियों आपके है जो 25 क्वेश्चन थे ये जो आपके जो जीके जीएस के थे। इसके बाद आपके है जो लगभग 38 या 39 नंबर तक आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैथ के आएंगे। और उसके बाद आपके जो बच गए 12-13 क्वेश्चन ये आपके जो साइंस के आएंगे। किसके आएंगे? ये आपके जो साइंस के आएंगे। तो ये अपने पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैथ वाला चलेगा कुछ देर, उसके बाद आपके जो साइंस का क्वेश्चन है वो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग है वो कितना होगा? व्हाट विल द सम ऑफ द फर्स्ट 125 ओड नंबर? अगर सभी साथी इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, जो मैथ के क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको है जो इंडियन रोजगार टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ के रूप में आपको इसका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इसका जो सही एक्चुअल जो आंसर क्या होगा ये आपको बता देता हूँ। तो 125 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन 156 25 इसका है जो सही योग है जो हो जाएगा। 125 जो प्रथम विषम संख्या होगी उनका योग 156 यानी कि 15,625 है वो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, यदि उसी संख्या को 20 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इफ ए नंबर is divided by 120 the remainder become 19. If the same number is divided by 20 what will be the remainder? अगर बोल रहा है कि अगर एक संख्या को 120 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? उसके अंदर 19 बचता है। अगर बोलता है कि अगर उसी संख्या को 20 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? 19 बचेगा, 35 बचेगा, 22 बचेगा या फिर 48 बचेगा? तो अगर उसी संख्या को 20 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल 19 बचेगा। अब किस प्रकार बचेगा भाई? ये तो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, उसी के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि 19 उसका शेषफल है वो कैसा बचेगा। तो ए ऑप्शन बचेगा
ए ऑप्शन के अंदर आपके सामने उत्तर दे रखा है 19, तो 19 आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु है वो 17 वर्ष थी, और एक नए बच्चे के जन्म लेने से भी उसकी औसत आयु है वो कितनी है, 17 वर्ष ही है। तो बच्चे की औसत आयु आपको बतानी है। बोल रहा है कि एक परिवार के अंदर कितने टोटल सदस्य, 5 मेंबर है, और पांचों की जो औसत आयु है उनका योग कितना है, जो औसत आयु है वो औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। अब उनके परिवार के अंदर है जो एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन बच्चा तो जन्म ले लिया, तो अब उनके सदस्य देखो कितने हो गए, 5 पहले थे, एक बच्चा जन्म ले लिया, 6 हो गए। कितने सदस्य हो गए, अब 6 हो गए। अब 6 सदस्यों का भी औसत है ना, वो भी 17 वर्ष ही है। तो आपको बच्चे की आयु बतानी है, कितनी है बच्चे की आयु, 6 साल का बच्चा है, 9 साल का है, 4 साल का, या फिर 2 साल का है। तो बच्चा कितने साल का है, वो बच्चा है 2 साल का। अब देखो 5 पहले थे, एक बच्चा आ गया, और कितना हो गया 6, पहले भी उनका जो औसत था वो 17 था, अब भी 17 है। बच्चे का योग बतानी है, तो बच्चे का योग है 2 साल। अब सॉल्यूशन कैसा है मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के अंदर पूरा सॉल्यूशन जो मैथ के क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ पर जो मिल जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, बच्चा होगा, बच्चे का आयु है वो 2 साल है। अगला प्रश्न देखो, यदि 5 घंटियां 4 सेकंड से, 6 सेकंड से, 8 सेकंड से, 10 सेकंड से और 12 सेकंड से बचती है। अब और देख लो 5 घंटियां हैं, एक 4 सेकंड से बचती है, एक 6 सेकंड के अंतराल से बचती है, एक 8 सेकंड के अंतराल से बचती है, एक 10 सेकंड के अंतराल से बचती है, और एक 12 सेकंड के अंतराल से बचती है। अगर ये सभी घड़ियां सुबह के 8:30 बजी हो, अगर सभी घड़ियां हैं जो सुबह के 8 8:30 बजे एक साथ बजी हो, तो बोलता है कि अगली बार एक साथ कब बजेगी, 8:34 पर, 8:37 पर, 8:32 पर, या फिर 8:36 पर। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका है जो क्या हो जाएगा। अगर 5 घड़ियां सुबह के 8:30 एक साथ बजी है ना, तो दोबारा पूछ रहा है कि एक साथ कब बजेगी, तो 8:32 पर, 8:32 पर एक साथ सभी घड़ियां दोबारा फिर बज जाएगी। 8:30 पर बजी थी एक साथ, और 8:32 पर एक साथ दोबारा सभी फिर बजेगी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना है, 12 है, और अंतर उनका कितना है, 24 है। तो आपको संख्याएं बतानी है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, ठीक है। फाइंड द नंबर इफ द डिफरेंस इज 24। 2 संख्याओं का एचसीएफ तो 12 है और अंतर 24 है। आपको संख्याएं बतानी है। संख्याएं देख लो कौन सी होगी, 36 40, 45 78, 56 23, 24 और 54। अब देखो अगर आप आंसर जो ऑप्शन से अगर आंसर देखना चाहोगे, तो आप थोड़ा सा अगर चेक करोगे तो आंसर दे सकते हो। 45 और 78 के बीच में 24 का अंतर नहीं है, 56 और 23 के अंदर भी 24 का अंतर नहीं है, और 54 और 24 के अंदर तो अंतर है ही नहीं, क्योंकि 0 आ जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 8 में से 5 निकालेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 36 और 40, ठीक है। ये आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 66 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1 है। मिश्रण में दूध व पानी के इस अनुपात को 5:3 करने के लिए कितना पानी और है वो मिलाना पड़ेगा। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 66 लीटर इज, रेशो कितना देर का, 5:1 देर का है। हाउ मच मोर वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर टू 5:3। यानी कि 66 लीटर का एक मिश्रण है, उसका रेशो पहले कितना है, यानी कि 66 लीटर का एक रेशो है, उसके अंदर दूध और पानी मिक्स है, उनका रेशो 5:1 है। 5:1 तो पहले ही है। वो बोल रहा है कि अगर इस रेशो को 5:1 से लेकर 5:3 करना है, तो दूध के अंदर कितना पानी अपने को मिलाना पड़ेगा। तो दूध के अंदर कितना पानी अपने को मिलाना पड़ेगा, 21 लीटर, 24 लीटर, 20 लीटर या फिर 21 लीटर। तो ए और सी ऑप्शन आपको यहाँ पर सेम दे रखे हैं। अगर यही आंसर होता है तो आपका सही आंसर है जो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर है जो डाउट दे रखा है। क्या डाउट दे रखा है भाई, यहाँ पर सी ऑप्शन की जगह कितना आना था, 22 लीटर आना था। कितना आना था, 22 लीटर, लेकिन यहाँ पर 21 लीटर दे रखा है।
अगर आपको सही आंसर देना है तो जैसो आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आंसर आपका सही इसके अंदर नहीं दे रखा। आंसर आपका कितना है, इसके अंदर 22 लीटर पानी आपको है जो मिलाना होगा। या तो आप इसके अंदर आंसर यहाँ पर चेंज कर लीजिए, या फिर 22 लीटर आंसर है जो नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन के अंदर आपको 22 लीटर ही आंसर है वो देखने को मिलेगा। तो 22 लीटर इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 10 वर्ष पूर्व एक ही आयु ए की आयु यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, ए नाम का एक बंदा है, ये दे रखा है। ए की आयु बी की आयु की कितनी थी, आधी थी। यदि इनकी आयु का वर्तमान अनुपात है वो 3:5 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। 10 ईयर एगो द सेम एज वाज हाफ ऑफ बीज एज। द सेम मतलब नहीं, यहाँ पर ए की आयु होगी। द सेम किसका है, ए मान लो, और यहाँ पर एक देर का है ना, ये एक इसकी जगह ए होगा। थोड़ा सा इसके अंदर क्या मिस टाइपिंग इसके अंदर हो गया है। तो ए किस गए, इनकी 10 वर्ष पहले ए की आयु है वो बी की आयु की आधी थी, और उनकी आयु का अनुपात कितना था, वो 5:3 है, 3:5 है। तो उनकी आयु का योग आपको बताना है कितना होगा अनुपात, इनका योग है वो कितना हो जाएगा। वर्तमान के अंदर इनका अनुपात है वो 3:5, तो इनका रेशो है, और योग पूछा है इनका योग आपको बताना है। तो इनका योग है वो कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 80। इनका टोटल योग है वो हो जाएगा 80। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 10 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 180 है, और जिनका कुल मूल्य 36 रुपये है। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे और 25 सिक्के की कुल संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या 180 है। आपको 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बतानी है, और उनका कुल मूल्य कितना है, 36 रुपये है। तो 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे, टोटल सिक्के कितने होंगे, 10 पैसे के टोटल सिक्के हो जाएंगे 60। टोटल सिक्के 10 पैसे के हैं वो कितने हो जाएंगे, 60 है वो हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी आपका सही ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है, तो आपका इसका सही आंसर है जो क्या हो जाएगा, 60 इसका है जो आंसर है वो 60 हो जाएगा। 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 10 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 60 इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 60 सिक्के इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 26 सही 2/3, यदि किसी संख्या का है जो किसी संख्या का 26 सही 2/3% कितना है, 50 है, तो आपको बताना है उसका 60% है वो कितना होगा। किसी संख्या का 26 सही 2/3% है वो कितना है, 50 है, तो आपको 60% बताना है कि उस संख्या का कितना होगा। तो कितना होगा, ये आपका सही आंसर आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 112.5 है जो हो जाएगा। किसी संख्या का 26 सही 2/3% है वो 50 है, तो 60% पूछा है उसी संख्या का 60% करेंगे तो 112.5 है वो हो जाएगा, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, एक टेबल को 33 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को है तो 10% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य आपको बताना है। एक टेबल को 33 रुपए के अंदर बेचने पर है जो एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा, टेबल का क्रय मूल्य हो जाएगा 3000। तो 3000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 3000 आपके सी ऑप्शन के अंदर है जो दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखो, नेवी एमआर के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है, मात्र आपको 599 रुपए के अंदर है जो कोर्स है जो खरीदना है। आपसे मात्र है जो 599 रुपए है जो लिए जा रहे हैं, 599 रुपए के अंदर आपको है जो पूर्ण कोर्स है वो दिया जा रहा है। इसके अंदर फैसिलिटी देख लो, आपको यहाँ पर 87+ है जो व्हाइट बोर्ड क्लासेज मिलेंगी। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस आपको है जो 87 है जो क्लासेज है, इनके अंदर आपको है जो कंडक्ट है वो करवा दीजिएगा, कंप्लीट है जो करवा दिया जाएगा। डिटेल्स प्लस एनालिसिस ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स है, जो प्रीवियस एग्जाम है जो क्वेश्चन है उनको भी आपको है जो यहाँ पर है जो एनालाइज करवाया जाएगा। 20 ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए यहाँ पर है जो प्रोवाइड करवाई गई है। आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी सेपरेट किया गया है। पीडीएफ और प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पर जो फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, और 6 मंथ का जो आपका पीछे का जो करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पर है जो इसी कोर्स के अंदर है जो अवेलेबल करवाया गया है। तो जिस भी साथी ने अभी तक है जो ये कोर्स परचेज नहीं किया है वो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप के लिंक को ओपन करो, ऐप को इंस्टॉल करो और ये कोर्स है वो परचेज कर लो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज
10% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा। तो आपको वो राशि बतानी है कि किस राशि पर 5 वर्ष का ब्याज 10% वार्षिक दर से, यानी कि रेट आपको 10% दे रखी है और राशि टोटल हो जाती है 150 रुपये। तो आपको ब्याज मतलब यानी कि ब्याज है वो 5 वर्ष का 10% की दर से जो 150 रुपये हो जाए, तो वो मूलधन आपको ज्ञात करना है। मूलधन कितना हो जाएगा, जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, किस राशि पर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 300 रुपये इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 72 किलोमीटर हवर यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक चलती हुई ट्रेन है वो एक व्यक्ति को है जो 7 सेकंड में पार करती है। तो आपको रेलगाड़ी की कुल लंबाई है वो बतानी है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की कुल लंबाई है 140 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर 140 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 140 मीटर है वो रेलगाड़ी की लंबाई है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देर का है, 20 आदमी 30 पेड़ों को है जो 4 घंटों के अंदर है जो काट देते हैं। यदि 4 आदमी काम करना बंद कर दे तो देखो 20 में से 4 निकलेंगे, कितने बच गए, 16 आदमी। अगर 16 आदमी 6 घंटे के अंदर है जो कितने पेड़ काटेंगे, 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटों में काटते हैं। अगर 20 आदमियों से 4 आदमी काम करना बंद कर दे तो पीछे 20 माइनस 4 करेंगे, कितने बच गए 16। अब 16 आदमी है वो 6 घंटे के अंदर है जो कुल कितने पेड़ काटेंगे ये आपको बताना है। तो वो व्यक्ति है जो 6 घंटे के अंदर है जो कितने पेड़ काट देंगे, वो 6 घंटे के अंदर 36 पेड़ काट देंगे। तो 6 घंटे के अंदर 36 पेड़ काट देंगे 16 व्यक्ति। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या देगा, अब आपके साइंस के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है, व्हाट इज एंटीकोटलोटिंग सब्सटेंस इन ब्लड। तो रक्त में थक्का रोधी पदार्थ है वो कौन सा है, तो हेपरिन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दवाइयों का अध्ययन व उनके कार्य को क्या कहते हैं। दवाइयां होती है जो मेडिसिन होती है और उनके देर को वर्क है क्या कहा जाता है, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, पेलुमोजोलॉजी या फिर पेंलिएंटालॉजी। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फार्माकोलॉजी। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखा है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का प्रयोग है वो किया जाता है। केसर का मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग है वो किया जाता है, जड़ का, तने का, पत्तियों का या फिर वृत्ति कागर का। तो उसके अंदर है जो वृत्ति कागर का है जो यूज है वो किया जाता है, यानी कि किसका यूज किया जाता है, स्टेग्मा का यूज है वो इसके अंदर है वो किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वो क्या देर का है, अगला क्वेश्चन है वो क्या देर का है। जैविक रसायन के पिता है वो किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है वो किसे कहा जाता है, रॉबर्ट बंसन को, हेफरी डेवी को, फ्रेडरिक व्हीलर को या फिर जॉन डॉल्टन को। तो फ्रेडरिक व्हीलर को है जो रासायनिक जैविक रसायन का पिता है वो कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों रखते हैं, क्योंकि कीप वार्म क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज, क्योंकि उष्मा को विकिरण करते हैं, शरीर से हवा के संपर्क को रोकते हैं, शरीर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं या फिर शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो हम सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे जो शरीर की उष्मा होती है वो बाहर न निकले। जो गर्म कपड़े होते हैं वो शरीर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सामयिक तालिका में कितने तत्व होते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द टेबल। सामयिक तालिका के अंदर है जो कितने एलिमेंट्स है वो होते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 118, उसके अंदर है जो तत्व होते हैं। तो 118 ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सितारे हैं वो चमकते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं, स्टार साइंस बट वाई नॉट प्लांट्स। यानी कि जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं वो चमकते हैं लेकिन प्लांट्स है वो क्यों नहीं चमकते। वे प्रकाश बिंदु के स्रोत होते हैं, उसका बिंदु तापमान होता है। दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन गलत है। आपको सही कथन है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वे है जो प्रकाश बिंदु के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। इसी कारण तो सितारे चमकते हैं और ग्रह है वो नहीं चमकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वायु क्या है, व्हाट इज एयर।
वायु क्या है? एक तत्व है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर इज यूज्ड, सल्फर का उपयोग है वो कहां पर होता है? डायनामाइट के अंदर, गन पाउडर के अंदर, बारूद के अंदर, या फिर इन सभी के अंदर है। तो इन सभी ऑप्शन यानी कि डायनामाइट, गन पाउडर और बारूद तीनों के अंदर है जो सल्फर का यूज है वो किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एसआई में बल का मात्रक क्या है? इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई, एसआई के अंदर जो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक है वो क्या हो जाएगा? जूल होगा, न्यूटन होगा, वोट होगा, या फिर घन मीटर होगा। तो इसका बल का मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। सी ऑप्शन यानी कि न्यूटन इसका है जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। न्यूटन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अमल का उपयोग निर्जली कारक के रूप में है वो किया जाता है? विच सब्स्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड एज ए डेइड्रेटर। तो निर्जलीकरण के रूप में है जो किस अमल का यूज है वो किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अमल का, साइट्रिक अमल का, एसिडिक अमल का, या फिर नाइट्रिक अमल का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल का यूज है वो निर्जली कारक के रूप में है वो किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपकी रहा स्क्रीन पर, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? डोल्टन, खुराना, प्रोफेसर चंद्रशेखर, या फिर वाटसन और क्रिक। तो डोल्टन के द्वारा है जो डीएनए यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो डोल्टन के द्वारा है वो की गई थी। तो डोल्टन आपका इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की खोज है वो, डीएनए की खोज है वो डोल्टन के द्वारा है वो की गई थी। अब अपने बढ़ते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि टारगेट इंडियन नेवी एमआर है जो रविंदर सर है वो सभी आपके लिए है, जो इंडियन नेवी एमआर के लिए एक पेड बेंच है वो लेकर रहे हैं। ये बेंच आपको है जो एग्जाम जो इंडियन रोजगार की जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, इस ऐप को आपको है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके आपको करना क्या, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाने के बाद आपको एक लिंक दे रखा है इंडियन रोजगार नेम ऐप से। तो इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक लिंक है जो ओपन हो जाएगी प्ले स्टोर पर, और उस प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको है जो ये मोबाइल ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना है। अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद अपने इसके अंदर है जो लॉगिन वाली जो सभी जो टर्म्स होती है उनको पूरा कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं और आपने अभी तक इस कोर्स को है जो खरीदा नहीं है, और आप नेवी एमआर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोर्स है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको 87 यानी कि 87 है जो प्लस मोस्ट क्लासेज है, व्हाइट बोर्ड की क्लासेज वो आपको दी गई है। अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको है जो कोर्स है वो करवाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड क्लासेज करवाई गई है। डेमो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल यानी कि इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर आपको है जो इसकी डेमो वीडियो भी अपलोड कर की है, वो आप उन डेमो वीडियो को भी देख सकते हैं देखना चाहिए। तो जो साथी डेमो वीडियो देखना चाहता है वो कमेंट करके बता सकता है कि हमें डेमो वीडियो चाहिए, तो आप डेमो वीडियो का आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मात्र 599 रुपए के अंदर आपसे यह कोर्स है जो खरीदा जा रहा है, आप 599 रुपए देकर है जो इस कोर्स को खरीद सकते हैं। और सभी साथी इस बात की जरूर ध्यान रखें कि यह जो कोर्स है केवल 599 लोगों को ही दिया जाएगा। 599 रुपए ही आपसे लिए जाएंगे और 599 लोगों को ही दिया जाएगा। लगभग 300 सीटें हैं जो इसके अंदर है जो बुक हो चुकी है, और आपके पास है जो लगभग 250 सीटें अभी तक है जो लगभग इसके अंदर बची हुई है। तो 250 प्लस कुछ सीटें इसके अंदर अभी तक खाली है। जो भी साथी इस कोर्स को खरीदना चाहता है और अभी तक इस कोर्स को है जो नहीं खरीदा है, तो जल्दी से इस कोर्स को खरीद लीजिए और अपनी एक सीट है उसको कन्फर्म कर लीजिए। और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और पीडीएफ आपको है जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो मैथ के क्वेश्चन थे और मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन भी आपका जो पीडीएफ है उनका पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल इंडियन रोजगार पर मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप सभी साथी अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने जो 50 में से कितने आपका स्कोर है वो रहा है। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर आपने आकर एक बार भी विजिट किया है तो वापस जाने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।